उतना सा छोटा सा बच्चा जिसको खेलने का उम्र होता है, पढ़ने का उम्र होता है, मेरा जंग लड़ने का उम्र था। मैं बिल्कुल अकेला, एक बच्ची बिल्कुल अकेला, ना कोई सहारा, ना कोई दुख सुनने वाला। मतलब पर मैं उन लड़कियों के सामने नहीं रो पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं उनके सामने रोई तो वो कभी बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि वो मुझे सोचता है कि ये चट्टान है, ये लड़ती है, इसके अंदर हिम्मत है। मैं उसे पता नहीं, मैं अपनी दर्द को अपने अंदर छुपा के रखती हूँ, उन तक नहीं पहुँचने देती हूँ कि ताकि उनकी हिम्मत ना टूटे। बस ये है। और सच्चाई यही है कि मैं जहाँ थी मैं उसी लड़ाई को लड़ रही हूँ अभी भी। मैं खुद, वो 3 शादी पहले कर चुका था, लाल बत्ती का दलाल था, फिर उन्होंने मुझसे शादी किया, फिर मुझ पे दबाव डालने लगा देह व्यापार में जाने के लिए। उस 4 दीवारी में एक लड़की का एक दिन में 1000 बार बलात्कार होता है, उसकी मर्जी के खिलाफ। उनकी हर सपने को ख़त्म कर दिया जाता है, एक ही सपना उसकी आंखों में रहता है कि उसको बिकना है, वहाँ से निकलना, नया ज़िंदगी, नया जन्म होना होता है। तो उस खुदा का मेहरबानी था और मुझे बहुत सारे लोगों को सपोर्ट मिला। ये जो मेरा पिक्चर है फातिमा, ये पिक्चर नहीं है, ये मेरा सपना है। ये वहाँ की औरतों की लड़ाई है जो बाहर निकलना चाहती है। नमस्कार मित्रों, ये कहानी फिल्म की ज़रूर है लेकिन पूरी तरह से फिल्मी नहीं है। अभी आपको मालूम है गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया चल रहा है, 53वां एडिशन है ये। और इस समारोह पर, इस फिल्म फेस्टिवल पर मेरी नज़र इसलिए है क्योंकि सिनेमा कहते हैं कि समाज का दर्पण है, और मैं इसीलिए सिनेमा और समाज और सियासत पर नज़र रखता हूँ। और इस फिल्म समारोह में मेरी रुचि इसीलिए रहती है क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट्री सेक्शन में, जो डॉक्यूमेंट्री सेक्शन है उसमें समाज की ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आ रही हैं जो एक तरह से पत्रकारिता का ही रूप है, जो सत्य है उसको दिखाने की कोशिश है। और इसी कोशिश में ढेर सारे फिल्मकारों ने, जो नए भी हैं कुछ पुराने भी हैं, उन्होंने समाज के अलग अलग पहलुओं पर फिल्म बनाई है और इस समारोह में, इफ़ी में बहुत चर्चा में है। मैंने कुछ वीडियोज़ आपके सामने रखे हैं, लेकिन इस वीडियो को रखते हुए मुझे एक अलग तरह का अनुभव हो रहा है क्योंकि ये कहानी मेरे अपने प्रदेश की है, बिहार की है, बिहार के सीमावर्ती इलाके फारबिसगंज की है। ये वही फारबिसगंज है जहाँ से फणीश्वर नाथ रेणु आते हैं, पास में ही उनका गांव है। और ये कहानी फारबिसगंज की जो कह रही है वो एक अलग अनुभव के साथ है। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए फिल्म निर्देशक इसके सौरभ कुमार दत्ता काफ़ी मेहनत की है उन्होंने, और उन्होंने 5 साल खर्च किए हैं इस पर। इस फिल्म की चर्चा बहुत हो रही है, और इस फिल्म की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये कहानी सत्य पर आधारित है। फारबिसगंज के रेड लाइट एरिया में किस तरह से एक महिला जो भुक्तभोगी है, जो ऐसी पीड़ा से गुजर चुकी है और वो नहीं चाहती है कि ऐसी पीड़ा से अब और कोई लड़कियां गुजरे, इसीलिए उसने एक बीरा संभाला है। और ये कहानी फातिमा उसी की कहानी कहती है। इस फिल्म के निर्देशक कहते हैं कि इसको वो खुशबू टोला के नाम से बनाना चाहते थे क्योंकि फारबिसगंज में जो जगह है जहाँ पर ये देह व्यापार होता है, जहाँ ये रेड लाइट एरिया है, वो खुशबू टोला के नाम से जाना जाता है। लेकिन बाद में जब इस फिल्म में वो आगे बढ़े और जिस तरह से फातिमा की भूमिका सामने आई है, आप देखेंगे आगे वीडियो में कि फातिमा किस तरह की महिला है, किस तरह के उसके अरमान हैं, किस तरह के उसके जज्बा हैं, और उसने कितना बड़ा काम किया है। इस फिल्म को लेकर कई सवाल हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आखिर तक देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि ये कितनी बड़ी फिल्म है और समाज के एक ऐसे पहलू को सामने रखती है जिस पर बहुत कम चर्चा हो रही है। Farbisganj is Renu's place. Fanishanath Renu's, he lived there while he was writing. So I happened to I went there eventually, accidentally. When I met Fatima there, I felt that I found the right person and I came at the right place.
At barely 9 years of age, Fatima was married off to a pimp in the red light area of Farbisganj, a town at the northern end of the state of Bihar in India, bordering Nepal. Fatima's community is nomadic in origin. Branded as a criminal tribe through the Criminal Tribes Act 1871, they have been stigmatized and were denied access to their legitimate trades. To survive, men started pimping women. Eventually, they started trafficking girls from outside as well. Fatima left her husband when he wanted to prostitute their daughter, still a minor. She escaped the red light area and had joined an NGO. We join her as she continues her activism, motivating, fighting for other women and children there. She sends her children to school, and as we follow her personal ups and downs, falling in love again, trying to start a new family, we find out more about why she chose to fight against the abuse and exploitation that has become systemic in her community. Despite the forces of police corruption and community ties hampering her efforts, Fatima appears to be rewarded both as an activist and in her personal life. But there is growing resentment, and her hopes appear to be constantly overwhelmed by the challenges facing her and facing her new family. Here she is, Fatima. This is the story in short. I would just like to add one thing, that the scope of a film based on a red light, set in a red light area, is always limited, because many stories have been done on trafficking, many films have been made on trafficking and in the red light area. So what is new here? It's an entrenched issue. So one can, as a filmmaker, I could only hope, first of all, why I picked up an issue such entrenched, because I felt I felt it hasn't been addressed enough by the legal system or the media, because had it been so, then why these women still suffer? In Fatima's own words, they couldn't even, at night, they couldn't even cry aloud. Like tears come down silently through their faces, they couldn't even cry aloud. And apart from that, I felt that if I only can humanize such an entrenched issue, then only I will be able to reach the heart of my audiences. And that is what I tried. नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम फातिमा खातून है और मैं बिहार से आई हूँ। मेरा शादी 9 साल की उम्र में हुआ था, एक लालबत्ती एरिया में, और मैं 9 साल की उम्र से इस जंग को लड़ रही हूँ देह व्यापार के खिलाफ। और ये जो मेरा पिक्चर है फातिमा, ये पिक्चर नहीं है, ये मेरा सपना है। ये वहाँ की औरतों की लड़ाई है जो बाहर निकलना चाहती है और कैसे वो किस किस दर्द से गुजरती है। मतलब वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल, नामुमकिन है, और वहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या झेलना पड़ता है वो मैंने सब झेला है। और ये पिक्चर में कोई दिखावा वाला कहानी नहीं, ये रियल है। और मैं समाज को इस पिक्चर के द्वारा संदेश देना चाहती हूँ कि मैं बहुत लोगों से ये सुनी हूँ कि वहाँ लोग देह व्यापार अपनी मर्ज़ी से करता है लड़की, पता नहीं कुछ होता होगा, पर मैंने बचपन से देखा है कि हंसी जो है वो दिखावा होता है, हकीकत कुछ और होता है उन लड़कियों का, क्योंकि उनका मजबूरी होता है हंसना। अगर वो हंसेगी नहीं तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दिया जाएगा, तो उसका मजबूरी होता है हंसना, बेबसी। तो मैं समाज को, मैं वहाँ से निकल के इतना दूर आई हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती, बस सोच लीजिए कि वहाँ से निकलना नया ज़िंदगी, नया जन्म होना होता है। तो उस खुदा का मेहरबानी था और मुझे बहुत सारे लोगों को सपोर्ट मिला। मैं निकली बाहर और मैंने आज तक सैकड़ों लड़कियों को निकाल चुकी हूँ उस दलदल से, बहुत सारी जो दलाल है उससे सज़ा भी दिलवाई हूँ। लेकिन फिर भी
बहुत अब तक मैं जंग लड़ रही हूँ और मैं चाहती हूँ और मैं समाज से, पूरी दुनिया से कहना चाहती हूँ कि उस चार दीवारी में एक लड़की का एक दिन में 1000 बार बलात्कार होता है, उसकी मर्जी के खिलाफ उनकी हर सपने को ख़त्म कर दिया जाता है। एक ही सपना उसकी आंखों में रहता है कि उसको बिकना है और कुछ नहीं है, बस उसकी ज़िंदगी वहीं तक है। तो मैं सभी से आग्रह करती हूँ, आप मीडिया भाइयों से, समाज से, सरकार से, कि प्लीज़ उन बच्चियों के आंखों में सपना फिर से जगाने का मेरा साथ दीजिए, ताकि वो नया सपना देख सके, अपनी ज़िंदगी को बनाने का, अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ सके, उसकी कदम से कदम बढ़ाने का, साथ देने का, बस यही आग्रह कर सकते हैं। और इस पिक्चर को जितना हो सके पूरी दुनिया में फैलाइए, ताकि, और इस बात को कि ताकि उन बच्चियों को मदद मिल सके पूरी दुनिया का, और वो हक से सर उठा के जी सके। नमस्ते, मेरा सवाल सौरभ दादा और फातिमा जी से। सबसे पहले फातिमा जी, आप बहुत बहादुरी का काम कर रही है और हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ है आपकी इस मुहिम में। सौरभ दादा और फातिमा जी, मैंने कल मतलब 1-2 दिन में आपकी मूवी देखी पूरी, और उसमें मैं आपसे दोनों से ये जानना चाहता हूँ कि उस मूवी में एक ऐसा पड़ाव आता है कि जब फातिमा जी कहती है कि मेरा जीवन जहाँ से शुरू हुआ था उसी दोराहे पर फिर आ गया है, जब आसिफ उन्हें धोखा देता है। जब दुनिया में हम सब देख रहे हैं कि महिलाएं इतनी सशक्त हो रही हैं, वो चाहती है कि उन्हें किसी पुरुष के साथ रहना ही ना पड़े, आज ये एक विचारधारा चल रही है, और हम उसी इसमें देखते हैं कि जब आसिफ से उन्हें धोखा मिलता है तो कहती है कि मेरा जीवन फिर वहीं आ गया है। आप दोनों इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या महिलाओं को पुरुषों की जीवन में ज़रूरत है, या वो अकेले इतनी सशक्त है कि वो अपना जीवन यापन कर सकती हैं? अपनी बलबूते पे जी सकती है, पर मेरे साथ धोखा हुआ। पहले माँ बाप ने धोखा किया, बचपन में 9 साल में लाल बत्ती एरिया में डाल दिया, मतलब शादी के नाम पे। वो 3 शादी पहले कर चुका था, लाल बत्ती का दलाल था। फिर उन्होंने मुझसे शादी किया, फिर मुझ पे दबाव डालने लगा दे व्यापार में जाने के लिए। शादी के नाम पे धोखा बाप माँ ने किया, माँ बाप ने किया, फिर उस जिससे शादी किया उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। मैं जंग, उतना सा छोटा सा बच्चा जिसको खेलने का उम्र होता है, पढ़ने का उम्र होता है, मेरा जंग लड़ने का उम्र था। मैं जंग लड़ रही थी। तो होता है ना कि कोई सहारा नहीं होता, मतलब बिल्कुल अकेला, एक बच्ची बिल्कुल अकेला, ना कोई सहारा, ना कोई दुख सुनने वाला, मतलब अंदर से बहुत बहुत मतलब हिम्मत से लड़ते थे उनके साथ। फिर भी रात के अंधेरे में रोते थे, क्योंकि मुझे भी किसी की मदद की ज़रूरत था, और मतलब किसी से अपनी दर्द बांट सके, कोई मेरे लिए लड़ सके। पर ऐसा कुछ नहीं था। मैंने खुद को ही अपना दोस्त सब कुछ माना, और मैं अपनी सहारा खुद बनी। और जब तक मैं सपने देखने लायक हुई, कि लोग बड़े होते हैं तो सपने देखते हैं कि मुझे कुछ बनना है, या फिर किसी से प्यार होता है, या कुछ भी, मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था उस टाइम। मेरा सिर्फ एक ही सपना था कि उन बच्चियों को बचाना और ख़ुद को भी बचाना। और मैं 12 साल की उम्र में मैं माँ बन गई थी। मुझे बेटी हुआ, और मेरा डर जो है और 4 गुना बढ़ गया, क्योंकि मैं पहले खतरे में थी, उसके बाद मेरी बेटी हुआ तो मुझे और भी खतरा महसूस होने लगा। मैं लड़ के मुझे पता था कि किसी दिन मैं मौत के घाट उतारा जाऊंगी उन लोगों के हाथों, लेकिन फिर भी मैं लड़ रही थी। बस सोचिए कि खुदा का बहुत बड़ा मेहरबानी था कि मैं उन लोगों पे भारी पड़ रही थी। लेकिन जैसे मैं बाहर निकली, बाहर की दुनिया से, तो किसी इंसान ने मुझे कभी प्यार नहीं मिला था, और उस इंसान ने इतने प्यार का दावा किया, इतना प्यार, इतना मतलब ऐसा हुआ ना, तो होता ना कहीं कोई अरमान, कोई खुशी जो नहीं ना जी पाए, तो अचानक वो सामने आता है तो थोड़ा सा लगा। और मुझे ये उस पर विश्वास हुआ था कि वो नर जाति से नहीं है, बाहर की दुनिया से है, और बाहर की दुनिया के लोग, मुझे इतना पता था कि बाहर की दुनिया के लोग इनसे अच्छे होते हैं।
और मैंने उस पर आँख बंद करके विश्वास किया, मुझे नहीं पता था। और जब 1 साल बाद जब उनकी हकीकत सामने आया कि वो पहले शादीशुदा था, उनकी वो अनाथ बन के मुझसे शादी किया, प्यार किया, सब कुछ किया, और जब उनकी असलियत सामने आया तो ऐसे लगा कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं जहाँ थी, जिस धोखे में जी रही थी, मैं जिसके संघर्ष में जी रही थी, मैं उसी संघर्ष में फिर से वापस आई हूँ। मैं यही बताना कि मैं उसी संघर्ष में फिर से मैं आ गई हूँ। मेरी ज़िंदगी में तो प्यार है ही नहीं, किसी की सपोर्ट है ही नहीं। मैं खुद को यही बोल रही थी कि मैं जहाँ थी मैं वहीं आई, मुझे अपने लिए खुद लड़ना है, मेरा कोई नहीं है। तो मैं अपने लिए, मैं अपने बच्चों के लिए मैं खुद एक सहारा हूँ। मुझे दिखावा, जो दुनिया है जिसने दिखावा किया, वो तो मेरे साथ है ही नहीं, वो तो दिखावा था। तो मैं जहाँ थी मैं वहीं हूँ। मैं अपने लिए, मैं आज भी मैं अपने लिए अपने ही लड़ सकती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। मैं बस यही था मेरे बोलने का मतलब। सच्चाई यही है कि मैंने हमेशा अपन लोगों पे विश्वास किया और सिर्फ धोखा मिला। तो मुझे अब इतनी डर, मैं लड़ती हूँ, मैं लोग बोलता है कि मैं पत्थर हो गई, मैं पत्थर नहीं हूँ, मेरे अंदर दिल है। मुझे भी दर्द होता है, पर मैं पता नहीं, पर मैं उन लड़कियों के सामने नहीं रो पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं उनके सामने रोई तो वो कभी बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि वो मुझे सोचता है कि ये चट्टान है, ये लड़ती है, इसके अंदर हिम्मत है। मैं उसे बता नहीं पाती कि मुझे तकलीफ़ होता है। मैं जब मार खाती हूँ तो मुझे भी दर्द होता है, पर मैं उसे बता नहीं पाती हूँ, क्योंकि उनकी जो हिम्मत है ना, वो ना टूटे। तो बस यही है कि मैं अपनी दर्द को अपने अंदर छुपा के रखती हूँ, उन तक नहीं पहुँचने देती हूँ कि ताकि उनकी हिम्मत ना टूटे। बस ये है। और सच्चाई यही है कि मैं जहाँ थी मैं उसी लड़ाई को लड़ रही हूँ अभी भी मैं खुद। सौरभ दादा, आप लोग का अनुमति हो तो मैं 10 मिनट लूँगा। यस सर, डेफिनेटली। औरत आदमी के साथ रहना नहीं चाहता, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। भगवान प्यार का ताकत, प्यार सब में दिया है। मेरे ख्याल से औरत जो बोलना चाह रही है कि गलत आदमी से और नहीं रहना चाहता, बात ऐसा है। ऐसा नहीं कि आदमी से रहना नहीं चाहता। तो मुझे ये सवाल मैं फेस किया कि एक औरत इतना कुछ होने के बाद भी उसके साथ रहती क्यों है। बहुत सारे टाइम वो गलत आदमी के साथ भी रहती है। पहली बात तो है ये औरत के ऊपर है इसका जवाब देना, मेरा वो हक नहीं बनता। फिर भी मुझे जो लगा मैं बोल सकता हूँ वो है कि प्यार एक ड्राइविंग फोर्स होता है, उसका होना या ना होना। जैसे कि ईगो एक ड्राइविंग फोर्स है, प्यार भी एक, किसी की ज़िंदगी में प्यार नहीं है, उसके लिए वो ऐसा कुछ कर देती है जो उसको करना नहीं चाहिए था, या है प्यार। मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, बस इतना ही।